अपोकलिप्स एस्केप डे 1 ऑफ सर्वाइवल पार्ट 01। दोस्तों, आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां शक्ति, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम है। ये कहानी वेब नॉवल पर प्रकाशित एक वेब नॉवेल पर आधारित है, जिसका श्रेय उसके मूल लेखक को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, एक जान के बदले एक जान। जिया निंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सर्वनाश के बाद वापस आने के पहले ही दिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसे बाहर धकेलकर ज़ॉम्बीज़ को खिलाने की कोशिश करेगी। बुखार से उसका सिर दर्द कर रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, एक ज़बरदस्त ताकत ने उसे दरवाजे की ओर धकेल दिया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मायू की अनिच्छुक आवाज़ उसके कान के पास सुनाई दी, जिया निंग, मुझे दोष मत दो। अभी या तो तुम या मैं। हम दोस्त थे, और मैं यह नहीं करना चाहती, लेकिन मैं सचमुच मरना भी नहीं चाहती। मायू ने शी निंग की बाँह पकड़ ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वह शी निंग की बर्फीली निगाहों से नज़रें मिलाने में असमर्थ थी। उनके बगल में ही एक अन्य सहपाठी हे जी ने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। वह जाग गई है। जी निंग जाग गई है। मायू, शायद हमें इंतजार करके देखना चाहिए। जाग रही है तो क्या हुआ? क्या तुमने उसका तापमान नहीं देखा? उसे लगातार तेज बुखार है और उसकी हालत बिगड़ रही है। क्या तुम सच में इंतजार कर रहे हो कि वो किसी को काट ले, फिर हम उसे मार डालें? अपनी उस पवित्र माँ वाली भावना को दूर रखो। ऐसे समय में दयालुता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बुखार का मतलब यह नहीं है कि वह बदल रही है। ये किसी महाशक्ति के जागृत होने का संकेत भी हो सकता है। हे जी अभी भी संशय में थी। आखिर वे सहपाठी थे। इसके अलावा सरकार ने आपातकालीन चेतावनी जारी की थी कि महाशक्ति के जागृत होने के साथ साथ तेज बुखार भी हो सकता है। मैं अपनी जान जोखिम में डालने की बजाय गलती से उसे मार डालना पसंद करूंगा। हे जी, समय बर्बाद करना बंद करो। हमारे पास समय बस एक पल में खत्म हो जाएगा। लेकिन मायू अडिग थी। उसने हे जी का हाथ झटक दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, मायू शी निंग को दरवाजे से बाहर निकालने ही वाली थी कि तभी एक हाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया। बुखार से बेहाल कोई व्यक्ति इतना मजबूत कैसे हो सकता है? मायू ने गहरी सांस ली। तुम सचमुच पहले की तरह ही स्वार्थी हो। बोलते समय जी निंग ने एक छोटी टूटी हुई हंसी हंसी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने 20 साल पहले चुनाव किया था। अपनी जान बचाने के लिए उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं कोई महाशक्ति जगा रहा हूं या नहीं। वह बस मुझे बाहर निकालकर ज़ॉम्बीज़ को खिलाना चाहती थी और खुद के लिए कुछ समय खरीदना चाहती थी। क्या तुम अपनी दयनीय जान बचाने के लिए मेरी जान का इस्तेमाल करना चाहते हो? देखते हैं कि तुम इसके लायक भी हो या नहीं। जी निंग ने अचानक मायू के बाल पकड़ लिए। उसने पूरी ताकत लगाकर मायू के सिर के पिछले हिस्से को दरवाजे पर दे मारा। धड़ाम! आवाज़ इतनी तेज थी कि कमरे में मौजूद बाकी लड़कियों के दिल जोर से धड़कने लगे। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि शी निंग ने ये कैसे किया, मायू के बाल अचानक आग की लपटों में घिर गए। हे जी और बाकी लोग चौंक गए। इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन्होंने देखा कि जी निंग ने एक जोरदार लात मारकर मायू को हवा में उछाल दिया। मायू और दरवाजा जमीन पर जोर से गिर पड़े। बदकिस्मती से उसने कई सड़ी हुई लाशों को दरवाजे के नीचे दबा दिया। शवों को कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वे केवल अपनी भुजाएं हिला रहे थे और आग की लपटों के बीच दहाड़ रहे थे। लेकिन मायू दर्द से कराह रही थी और जमीन पर इधर उधर लौट रही थी। लुढ़कते लुढ़कते वह एक छोटी सी गलियारे की खिड़की के पास जा गिरी। बाहर बरसती बारिश को देखते हुए वह अचानक उछल पड़ी। मायू हे जी डर के मारे उसका पीछा करते हुए दरवाजे से बाहर भागी। वह इतनी डर गई थी कि लगभग बेहोश हो गई थी। ये तीसरी मंजिल है। क्या मायू ने सचमुच ऐसे छलांग लगाए? चैप्टर 2, समय के साथ दौड़। जिया निंग। जैसे ही हेजी मुड़ी, उसने देखा कि एक सड़ा हुआ चेहरा वाला शव सीधे उसकी ओर झपटा जा रहा है। इससे पहले कि वह डर के मारे चीख भी पाती, जी निंग उसके सामने आ गया और सड़ते हुए शव के सिर के पिछले हिस्से पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। यह हमला अविश्वसनीय रूप से तेज, निर्मम और सटीक था, जिससे सड़ता हुआ शव जमीन पर गिर पड़ा। हेजी को केवल अपने दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी, मानो वह उसकी छाती से बाहर निकल आएगा। तुम्हें ये कुल्हाड़ी कहाँ से मिली? हेजी ने आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ जी निंग के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए दौड़ते हुए पूछा। जब जी निंग ने कोई जवाब नहीं दिया, तो हेजी ने आगे कहा, अभी अभी प्रसारण पर एक घोषणा हुई है। सभी जीवित शिक्षकों और छात्रों को मुख्य कैंटीन में इकट्ठा होना है। चलो, यहाँ से सामने वाली कैंटीन में चलते हैं, हेजी ने शी निंग का हाथ पकड़ते हुए कहा। जिया निंग ने बुखार के कारण हो रहे चक्कर को दूर करने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाया। हेजी, तुमने पहले मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। जब मौका मिले, निकल जाओ। कैंपस में मत रुको। शुरुआती चरण में ज़ॉम्बी धीमे होते हैं, वे इतने डरावने नहीं होते। जब तक आप काफ़ी तेज़ हैं, वे हम पर हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। हमें इस मौके का फ़ायदा उठाकर बाहर निकलना होगा। समझदारी इसी में है कि हम भीड़भाड़ वाले इलाकों से जितनी जल्दी हो सके निकल जाएं।
हेजी एकदम जम गया और उसने दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया। जियानिंग, क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो? जियानिंग ने अपना हाथ झटक लिया और कुछ कदम पीछे हटते हुए चक्कर आने के कारण अपना सिर हिलाया। अब भी तुम मेरे साथ आने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं बुखार उतरने के बाद मैं भी उन दूसरे सहपाठियों की तरह लोगों को काटने न लगूं? हो सकता है कि यह किसी महाशक्ति का जागरण हो ही ना। ये कारगर साबित हुआ। जी बुरी तरह डर गई। उसके साथ मौजूद बाकी लड़कियां भी वहीं रुक गईं और खौफ से जीनिंग को घूरने लगीं। बिना कुछ और कहे जीनिंग मुड़ी और दौड़कर सीढ़ियों से नीचे चली गई। उसकी दृष्टि धुंधली थी, लेकिन सिरदर्द के बावजूद उसका दिमाग आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट था। मुझे पता है कि मैं ज़ॉम्बी में नहीं बदल रहा हूँ। ये निश्चित रूप से मेरी महाशक्तियों के जागृत होने का संकेत है। लेकिन क्या मेरी महाशक्ति जागृत होने में कुछ ज़्यादा ही समय नहीं लग रहा? मुझे अभी भी बुखार क्यों है? उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह वापस कैसे आ गई, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मामले उसका इंतजार कर रहे थे। मुझे उन्हें बचाने के लिए रुइहुआ जिले पहुंचना होगा। तुरंत। गलियारे के फर्श और कांच की खिड़कियों पर गहरे लाल रंग का खून फैला हुआ था, साथ ही खून के टुकड़े और आंतें भी धीरे धीरे शीशों से नीचे फिसल रही थीं। टप टप। जियानिंग ने उस भयावह दृश्य पर ध्यान न देते हुए तेजी से सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ लगाए। स्मृति से प्रेरित होकर पार्किंग स्थल की ओर भागते हुए उसने रास्ते में कई लड़खड़ाते हुए शवों को नष्ट करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। उसे जल्द ही एक 7 सीटों वाली मिनीवैन मिल गई। उसने तुरंत ड्राइवर की सीट पर बैठे ज़ॉम्बी को मार गिराया और रुइहुआ जिले की ओर तेजी से गाड़ी चलाई। मिनीवैन कई ज़ॉम्बी को कुचलते हुए ईस्ट यूनिवर्सिटी के गेट की ओर तेजी से बढ़ती हुई हिंसक रूप से हिलती डुलती रही। विश्वविद्यालय के द्वार पर चीखों और मांस के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज़ें गूंज रही थीं, हवा में खून की दुर्गंध फैली हुई थी। यह एक जीता जागता नरक था। सिरदर्द से ग्रस्त होने के बावजूद जीनिंग ने पीछे मुड़कर देखने से खुद को नहीं रोका। गेट पर सैकड़ों लोग जमा थे, भागते, रेंगते, गिरते, अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। कभी शांतिप्रिय रहा ईस्ट यूनिवर्सिटी अब ज़ॉम्बीज़ के लिए एक विनाशकारी खेल का मैदान बन चुका था। जियानिंग ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबाकर कैंपस से बाहर निकल गई। सड़कें बहुत दुर्गम थीं। रुइहुआ जिले की यात्रा, जिसमें केवल 20 मिनट लगने चाहिए थे, काफ़ी लंबी खींच रही थी क्योंकि शीनिंग को कई बार रास्ता बदलना पड़ा। इसका मुख्य कारण सड़कों पर जगह जगह खड़ी गाड़ियां थीं, जो सड़कों को अवरुद्ध कर रही थीं और जगह जगह लावारिस पड़ी थीं। 40 मिनट बाद जब वह रुइहुआ जिले में पहुंची तो शीनिंग का दिमाग और भी ज़्यादा धुंधला होता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरे पिछले जीवन में जो कुछ हुआ था, उसके आधार पर मेरी महाशक्तियों का जागरण अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। बुखार उतर जाना चाहिए था। जियानिंग गाड़ी से बाहर निकली और झपट्टा मारते हुए 2 शवों को काट डाला। कुल्हाड़ी पकड़े हुए उसका हाथ थोड़ा कस गया। चैप्टर 3। भीतर भयंकर आग। मूसलाधार बारिश जमीन पर बरस रही थी। भाई भाई, उधर देखो। क्या सच में कोई इतना पागल है कि ऐसे समय में परिसर में आया है? एक मासूम चेहरे वाला युवक खिड़की से अपना चेहरा सटाकर बाहर का नज़ारा बड़े चाव से देख रहा था। क्या उन्हें नहीं पता कि यह जगह ज़ॉम्बी से घिरी हुई है? इस लड़की में तो वाकई बहुत हिम्मत है। बिल्कुल अकेली। वो क्या करने की योजना बना रही है? कार की खिड़की आधी खुली हुई थी, जिससे हल्की बारिश की बूंदें अंदर आने लगीं। उस आदमी की पतली उंगलियां बारिश की बूंदों का तापमान जांचने के लिए बाहर निकलीं। बारिश रुक रही है। बाहर निकलो। क्या बारिश रुक रही है? बाहर क्यों निकलें? चलो टीम ए के आने का इंतजार करते हैं, फिर हम नीचे जा सकते हैं, भाई। नहीं तो इस हवा और बारिश से मेरे बाल पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। बाहर निकलो और उस लड़की की मदद करो। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम बस यहाँ बैठकर देखते रहो? उस आदमी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और फिर अपने लंबे पैर से लात मारकर उसे बाहर धकेल दिया। कितने निर्दयी और बेरहम। मासूम चेहरे वाला वह युवक लगभग चीख पड़ा। मूसलाधार बारिश उसके सिर पर बरस रही थी और उसे बुरी तरह भिगो रही थी। उसने अपने बालों पर 1 घंटे से ज़्यादा समय बिताया था। तेज हवा और बारिश के प्रकोप से यह पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका था, हवा में बेतरतीब ढंग से लहरा रहा था। क्या उसके भाई ने इसे ढील देना कहा था? अपनी पीठ के पीछे रखी बंदूक को निकालते हुए वह आंसुओं से भीगे मासूम चेहरे के साथ आगे बढ़ा। दूर से उसने देखा कि वह लड़की कई अधेड़ उम्र के ज़ॉम्बी को ऐसे काट रही थी मानो वे कोई सब्जी हों। लगता है उसे किसी मदद की जरूरत ही नहीं है। ये युवती वाकई बहुत प्रभावशाली है। मासूम चेहरे वाले उस युवक ने मुड़कर देखा तो पाया कि उसका निर्दयी, बेरहम भाई भी कार से बाहर निकल चुका था। उस व्यक्ति के हाथ में एक काली छतरी थी और वह लंबा, सीधा खड़ा हुआ व्यक्ति कार के बगल में खड़ा था। बारिश की धुंधली कोहरे में उसका भाई चीड़ और हरे रंग की आकृति की तरह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि राजधानी की ढेर सारी लड़कियां उसके भाई के पीछे ऐसे पड़ी थीं जैसे पतंगे आग की ओर।
ऐसे कदकाठी और चेहरे के साथ उसका पीछा करना वाकई जायज था। तुम उस बेवकूफ़ी भरे चेहरे के साथ क्या सोच रहे हो? जाओ और मदद करो। किस काम में मदद? ये युवती वीर और कुशल है, उसके दांव पेच बेहद तेज हैं। उसे मेरी मदद कहाँ चाहिए? मासूम चेहरे वाले उस आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन उसके पैर फिर भी अनायास ही उसकी ओर बढ़ गए। एक ज़ोंबी को मार गिराने के बाद जीनिंग मुड़ी और चक्कर आने के मारे अपना सिर हिलाया। हाय! अचानक उसके सामने एक मासूम बच्चे जैसा चेहरा प्रकट हुआ। लगभग सहज प्रतिक्रिया के रूप में जीनिंग की कुल्हाड़ी नीचे आ गिरी। मासूम चेहरे वाले उस युवक ने झट से अपनी पिस्तौल पीठ के पीछे छिपा ली, अपने हाथों को बेतहाशा हिलाते हुए चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं। युवती, अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। जियानिंग का हाथ हवा में ही जम गया और उसने एक गहरी सांस ली। युवती, इस परिसर में तो ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम यहीं रहती हो? जियानिंग ने उसे अनसुना कर दिया, अपना चेहरा पोंछा और परिसर के अंदर और गहराई तक भागने लगी। लड़की, इसका इस्तेमाल करो। ये कुल्हाड़ी से तुम्हारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है। अचानक उसे एक लंबा ब्लेड दिया गया। जियानिंग ने बिना सोचे समझे उसे ले लिया और ऊपर देखा, उसकी दृष्टि धुंधली थी। बारिश के पर्दे के पार उसकी धुंधली दृष्टि से केवल उस आदमी की मुस्कुराती हुई आड़ू के फूल जैसी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। कुछ गड़बड़ है। उसका शरीर भयंकर आग की लपटों में जल रहा था और जलन की अनुभूति बेहद बेचैन करने वाली थी। इस समय मेरे शरीर का तापमान असामान्य होना चाहिए। मुझे अपनी बहन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। मुझे बेहोश होने से पहले ऐसा करना ही होगा। अरे छोटी बच्ची, तुम्हारी हालत में बेहतर होगा कि तुम पहले अपनी जागृति पूरी करने के लिए कोई जगह ढूंढ लो। धन्यवाद, जीनिंग ने कहा और अपने हाथ में लंबी तलवार लहराते हुए परिसर की ओर दौड़ पड़ी। ये लगभग 5 उंगल चौड़ा और कई फीट लंबा था, कुछ हद तक तलवार जैसा, लेकिन पूरी तरह से ब्लेड नहीं था। ब्लेड की सतह एकदम काली थी और देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन चलते फिरते मुर्दों को काटते समय यह असाधारण रूप से तेज थी। जियानिंग ने बड़ी सहजता से एक और लाश को निपटाया और हवा की तरह आवासीय इमारतों की ओर दौड़ पड़ा। चैप्टर 4, एक पतली सी डोर से लटके हुए। ठीक उसी समय सोन केक्सिन का फोन आया। बहन। फोन के दूसरी तरफ से आवाज़ धीमी और रुक रुक कर आ रही थी, सिसकियों से भरी हुई और पूरी तरह अस्पष्ट। मैंने किसी को मार डाला, बहन। मैं क्या करूं? मैंने आहबिन को मार डाला, लेकिन वह फिर से उठ खड़ा हुआ। वह साफ तौर पर मरा हुआ था, वह कैसे उठकर चल सकता है? एक शब्द भी मत बोलो। मैं आ रही हूँ, जीनिंग ने धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा। हिलो मत, अलमारी में छिप जाओ और वहीं रहो। जियानिंग बेतहाशा दौड़ने लगी, उसके अंदर एक हताश ऊर्जा उमड़ रही थी। वह अपनी छवि की परवाह किए बिना एक पागल औरत की तरह दौड़ रही थी। उसके पिछले जीवन में भी ऐसा ही हुआ था। वह एक कदम पीछे रह गई थी और असहाय होकर देखती रही थी जब उसकी बहन एक सड़ते हुए शव के चंगुल में गिर पड़ी। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं निश्चित रूप से कर सकता हूँ। जियानिंग ने यह सोचने की हिम्मत भी नहीं की कि अगर वह समय पर नहीं पहुंच पाई तो क्या होगा। वह केवल अपनी पूरी ताकत लगाकर बिल्डिंग 141 की ओर दौड़ने लगी, जहां सोन केक्सिन रहती थी। इसी बीच सोन केक्सिन ने शीनिंग के कहे अनुसार ही किया। अलमारी में छिपकर अपने फ़ोन को कसकर पकड़े रही और ज़रा सी भी आवाज़ करने की हिम्मत नहीं की। उसका फ़ोन पहले से ही साइलेंट मोड पर था। सोन केक्सिन ने नीचे देखा, ऊपर दाएं कोने में बैटरी का आइकन चमक रहा था, मानो किसी भी पल बैटरी खत्म हो जाएगी। सोन केक्सिन ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया क्योंकि उसकी आंखों के कोनों से खामोश आंसू बहने लगे। अलमारी के दरवाजे में बनी दरार से वह अपने प्रेमी आहबिन को बेडरूम के दरवाजे पर लड़खड़ाते हुए और कर्कश आवाज में चिल्लाते हुए देख सकती थी। वह अचानक घूम गया और लड़खड़ाते हुए अलमारी की ओर बढ़ने लगा। क्या उसने मुझे ढूंढ लिया? सोन केक्सिन का दिल मानो उसकी छाती से बाहर निकल आया। उसने अपना हाथ अपने मुंह पर और कसकर दबा लिया। पतले से अलमारी के दरवाजे से सोन केक्सिन ने एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी। इसके तुरंत बाद अलमारी के दरवाजे पर लंबे नाखूनों के रगड़ने की आवाज़ सुनाई दी। सोन केक्सिन पीछे हट गई, खुद को एक छोटी सी गेंद की तरह समेटने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे क्योंकि वह लंबे नाखूनों को दरवाजे की दरार में घुसते हुए देख रही थी। बैंग बैंग, आहबिन ने अलमारी के दरवाजे पर 2 बार गुस्से से मुंह के मारे। हाथ कांपते हुए सोन केक्सिन का फोन फिसलकर एक शेल्फ पर गिर गया, जिससे हल्की सी आवाज हुई। बाहर से कुछ क्षणों की खामोशी के बाद आहबिन अचानक उन्माद में आ गई, अलमारी पर जोर जोर से पीटने लगी और लगातार गुस्से भरी दहाड़ें मारने लगी। सोन केक्सिन का हौसला आखिरकार टूट गया। वह चीखती हुई कपड़ों के ढेर में और गहराई तक घुस गई। उसकी इच्छा थी कि काश वह दीवार के आर पार निकल पाती। बैंग बैंग, एक सड़ते हुए शव में बदल जाने के कारण आहबिन अलमारी का दरवाजा खोलने में असमर्थ प्रतीत हो रहा था, बस अनाड़ीपन से उस पर प्रहार कर रहा था।
कुछ और जोरदार प्रहारों के बाद अलमारी के दोनों पतले दरवाजे टूटने और चटकने लगे। ये खत्म हो गया है। ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। आह बिन को अलमारी के दोनों दरवाजों को तोड़ते हुए देखकर सोन केक्सिन की आंखों से आंसू बहने लगे और वह दहशत से आंखें फाड़कर देखती रही। आह! सोन केक्सिन चीखी और अंदर कपड़ों के पीछे छिपने के लिए भागी। लेकिन आह बिन, मानो कोई स्वादिष्ट नाश्ता देख ले, उत्साह से चीख उठा और अपने नुकीले नाखूनों वाले हाथ से उसकी बांह पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही सड़ती हुई लाश उसे अलमारी से बाहर खींचने वाली थी, तभी एक लंबा काला ब्लेड हवा में उड़ता हुआ आया और आह बिन के सिर के पिछले हिस्से में गहराई तक धंस गया। आह बिन वहीं जम गया, जैसे कोई रोबोट अचानक बंद हो गया हो। जिया निंग ने आगे की ओर छलांग लगाई, दोनों हाथों से हैंडल को पकड़ा और आह बिन के सिर के पिछले हिस्से में ब्लेड को एक क्रूर मोड़ के साथ घुमा दिया। जब शी निंग ने यह सुनिश्चित कर लिया कि सड़ी हुई लाश पूरी तरह से खत्म हो गई है, तभी उसने लंबी तलवार निकाली और राहत की सांस ली। बहन! सोन केक्सिन चिल्लाई, मानो उसने 100 साल से उसे नहीं देखा हो, और अलमारी से बाहर दौड़कर जी निंग की बाहों में कूद पड़ी। तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। कुछ कपड़े पैक करो और मेरे साथ आओ अभी। अपनी छोटी चचेरी बहन को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर जी निंग अपेक्षाकृत शांत रही। उसने सोन केक्सिन के हाथों को छुड़ाया और उसे जल्दी से सामान पैक करने के लिए कहा। क्या आपके पास बड़ा ट्रैवल बैग है? हाँ हाँ। सोन केक्सिन ने कमरे से अपना सिर बाहर निकाला और उसकी ओर एक यात्रा बैग फेंक दिया। जिया निंग ने काला ट्रैवल बैग पकड़ा, सीधे फ्रिज की ओर दौड़ी और उसके अंदर रखी हर चीज को बैग में डाल दिया। चैप्टर 5 महान अराजकता का आगमन। वह लड़की किसी मिशन पर निकली मशीन की तरह फुर्ती से काम कर रही थी। कुछ ही मिनटों में उसने अपने चाचा के घर में सारा सामान समेट लिया, मसालों की अलमारी खाली कर दी और चावल, आटा, अनाज और तेल सब एक बड़े थैले में भर दिया। कोने में शुद्ध पानी की 2 बड़ी बोतलें देखकर उसने उन्हें भी अंदर ठूंस दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने सोन केक्सिन को सिरकटी मुर्गी की तरह इधर उधर भागते हुए देखा। उसके कंधे पर पहले से ही एक बैग था और वह बेतहाशा इधर उधर घूम रही थी। तुम क्या कर रही हो? अपनी निकम्मी चचेरी बहन को देखकर जी निंग का गुस्सा भड़क उठा। इधर उधर भागने के बजाय अपने कमरे से सारे पैड ले आओ। मुझे मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। चार्जर भूल जाओ, जी निंग ने धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। सभी संचार ठप होने वाले हैं। तुम्हारा फोन किसी काम का नहीं रहेगा। घड़ी ज्यादा काम आएगी। चल दर। ओह हाँ, आपने पैड्स कहा था, मैं जाकर ले आती हूँ। सोन केक्सिन झटपट अपने कमरे में गई, दराज से सारे पैड्स निकाले और उन्हें अपने बैग में भर लिया। समय नहीं है, चलो चलते हैं। तुम्हारे पापा की कार की चाबियां कहाँ हैं? जी निंग ने एक हाथ से भारी डफल बैग उठाया और दरवाजे से अंदर घुसते हुए सोन केक्सिन को पकड़ा और उसे बाहर खींचने लगी। रुको रुको, अभी भी बहुत सारा सामान पैक करना बाकी है। हम जा कहाँ रहे हैं? सोन केक्सिन ने घबराकर सामान को पकड़ा और जो कुछ भी उसके हाथ लगा उसे अपने बैग में ठूंस दिया। समय नहीं है, गाड़ी की चाबी लो और चलो, जल्दी करो। सोन केक्सिन घबराकर चिल्लाई, तुम्हारा हाथ, ये तो जल रहा है। क्या क्या तुम्हें बुखार है? चिंता मत करो, मैं आहबिन जैसी किसी चीज में नहीं बदलूंगा। आहबिन का ऐसा हाल क्यों हो गया? उसे अचानक बुखार आ गया और फिर वो अपना आपा खो बैठा और मुझे काटने की कोशिश करने लगा। जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए सोन केक्सिन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने आत्मरक्षा में उसे चाकू मारा। मैंने उसे गिरते हुए देखा और सोचा कि वह मर गया है, लेकिन फिर वह एक पल बाद फिर से उठ खड़ा हुआ। सोन केक्सिन सिर से पैर तक कांप रही थी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि दुनिया बर्बाद होने वाली है, शीनिंग ने सोन केक्सिन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। मजबूत रहो, रोने से कुछ हल नहीं होगा। दोनों चचेरी बहनें अपार्टमेंट बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे भागीं। सोन केक्सिन का चेहरा एकदम लाल हो गया था और वह हौंफ रही थी। हम लिफ्ट से क्यों नहीं गए? शीनिंग ने बड़ा काला डफल बैग उठाया हुआ था, बुखार से लाल हुए उसके चेहरे से पसीना बह रहा था। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, क्या हमें पहले अस्पताल नहीं जाना चाहिए? सोन केक्सिन को डर था कि शीनिंग का बुखार उसकी जान ले लेगा। चिंता मत करो, मुझे मारने के लिए इससे कहीं ज्यादा लगेगा। मैं बहुत ताकतवर हूँ। क्या तुम्हारे पापा की गाड़ी वहाँ खड़ी है? चलो। जी निंग ने सोन केक्सिन का हाथ पकड़ा और बगीचे की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में मची अफरा तफरी ने कई भटकते हुए, सड़ते हुए शवों को आकर्षित किया। जिया निंग रुकी नहीं, वह सोन केक्सिन को घसीटते हुए अपने चाचा की खस्ताहाल पुरानी सेडान कार तक दौड़ती हुई गई। उसने एक दरवाजा खोला और बैग को पिछली सीट पर फेंक दिया। कसकर पकड़ो। जी निंग ने गहरी सांस ली, एक्सीलेटर पर पैर पटका और खस्ताहाल कार पार्किंग से तेजी से निकल गई। सोन केक्सिन अचंभित होकर देखती रही। रुको, क्या तुम अभी अभी ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी नहीं कर रही थी? वैसे तो उसकी ड्राइविंग काफ़ी अच्छी लगती है। रियरव्यू मिरर में एक नज़र डालने पर आसपास की अपार्टमेंट इमारतों से लगभग 1 दर्जन सड़ी हुई लाशें लड़खड़ाती हुई बाहर निकलती दिखाई दी। जी निंग ने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया।
हमारे द्वारा मचाए गए शोर और इंजन की गर्जना का ही असर रहा होगा। हमने उन सभी को यहाँ खींच लाया है। सोंग केक्सिन ने खिड़की से बाहर देखा, उसके चेहरे पर भय के भाव थे। अब तो इनकी संख्या और बढ़ गई है। ये इकट्ठा हो रहे हैं। हम क्या करें, हम क्या करें? रुको, जीनिंग ने कहा, फिर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ी और सीधे दौड़ पड़ी। उसने रास्ते में खड़े 2 गुर्राते हुए शवों को उड़ा दिया। टक्कर के कारण कार के बोनट पर 2 बड़े गड्ढे हो गए। सोंग केक्सिन ये देखकर सहम गया। चैप्टर 6, ज्वालाओं में पुनर्जन्म। बॉस, टीम ने स्पेशलिस्ट ली और उनके पूरे परिवार को बाहर निकाल लिया है। इन्हें बस में बिठा दो। अब आगे कहाँ जाना है? उस आदमी ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए पूछा। बेबी फेस ने अपना फोन खोला। अगला पड़ाव शुनफेंगली जिला है। वहां पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगेंगे। एक बड़ी बस उनके बगल में आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाजा खोला, बारिश में बाहर कूदा और अपना चेहरा पोंछा। बॉस, स्पेशलिस्ट ली और उनका परिवार सब बस में सवार हैं और सुरक्षित हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, उस आदमी ने अपनी एड़ी के नीचे सुलगती हुई सिगरेट का टुकड़ा कुचलते हुए कहा। जैसे ही वह बोर्ड पर चढ़ने के लिए मुड़ा, उसने बेबी फेस को चिल्लाते हुए सुना, वाह वाह, हे भगवान, ये कौन है? क्या ये वही युवती है जो अभी अभी दिखी थी? बस में सवार सभी लोग बाईं ओर की खिड़कियों की ओर दौड़ पड़े। उनके चेहरे पीले पड़ गए और वे डर से चिल्लाने लगे, ड्राइवर, चलो, हमें यहाँ से निकालो। बारिश की आड़ में उन्होंने एक छोटी सी सेडान कार को जिले के प्रवेश द्वार से तेजी से निकलते हुए देखा। उसके पीछे सड़ते गलते लड़खड़ाते शवों का एक विशाल झुंड चल रहा था। वे तेज नहीं थे, लेकिन उनकी संख्या चौंका देने वाली थी। पहली नज़र में ही कम से कम 100 लोग धीरे धीरे उनका पीछा कर रहे थे। जियानिंग ने एक 7 सीटों वाली वैन के बगल में गाड़ी रोक दी। सोंग केक्सिन पूरी तरह से अचंभित दिख रही थी। एक शब्द भी बर्बाद किए बिना जीनिंग ने उसे कार से बाहर निकाला, उनका सामान उठाया और उसे पास की वैन में रख दिया। बेबी फेस बारिश में दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़ा। मैडम, आप क्या कर रही हैं? आपको अभी जाना होगा। जियानिंग कार के चारों ओर घूमी, गैस का ढक्कन खोला और टैंक में एक प्लास्टिक की नली डाली। मिस, आप गैस चुराने की कोशिश कर रही हैं। बेबी फेस ने धुंध भरी बारिश में गेट की ओर बढ़ते हुए सड़ते हुए शवों के झुंड पर नजर डाली। अपनी जान बचाकर भागो, वह बहुत शांत है। तुम सुपर पावर यूजर हो, है ना? बेबी फेस की चीख अचानक रुक गई। क्या तुम इसे उठा सकती हो? जीनिंग ने खस्ताहाल छोटी कार की ओर इशारा करते हुए पूछा। फुर्तीले और सधे हुए अंदाज में उसने आधा पेट्रोल एक जेरी कैन में भर लिया। मैं नहीं कर सकता, हालांकि मेरा भाई शायद कर सकता है। जैसे ही वह बोल रहा था, उसका भाई पास आ रहा था। धुंधली बारिश के बीच बेबी फेस अपने भाई के चेहरे पर उदासी देख सकता था। जियानिंग का सिर अभी भी घूम रहा था और उसकी दृष्टि पर धुंधली लालिमा छाई हुई थी। आप गाड़ी चलाने की हालत में नहीं हैं, उस आदमी ने भारी आवाज में कहा। हमारे साथ आइए। धन्यवाद, मैं आपके प्रस्ताव की सराहना करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं, इसलिए मैं आपके काम में बाधा नहीं डालूंगा। जियानिंग ने ऊपर देखा। सामने सड़ते हुए शवों का ढेर बढ़ता जा रहा था। वे जिला द्वार तक पहुंच चुके थे और अब बाहर निकलने के लिए तैयार थे। मेरी मदद करो। जैसे ही जीनिंग ने बिना सोचे समझे उस खस्ताहाल छोटी कार में आग लगाई, बेबी फेस का मुंह खुला रह गया, लेकिन उसके भाई ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए अपना पैर आगे बढ़ाया। उस व्यक्ति की लात से भीषण रूप से जल रही कार जिले के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गई और भीड़ के बीचों बीच बुरी तरह से जा टकराए। आग की लपटें तेजी से फैलती गईं और अनगिनत सड़ते हुए शवों को कार के नीचे कुचलकर राख कर दिया। बेबी फेस और सोंग केक्सिन दोनों ही सहज रूप से पीछे हट गए। भयंकर लपटों के बीच जीनिंग ने जमीन से जेरी कैन उठाया, मुड़ी और उस आदमी को एक लंबी, अर्थपूर्ण नज़र से देखा। फिर वह झटपट वैन में कूद गई, एक्सीलरेटर को पूरी तरह दबा दिया और सोंग केक्सिन को लेकर गाड़ी चलाकर निकल गई। 7 सीटों वाली गाड़ी बेबी फेस और उसके भाई की नज़रों से ओझल हो गई। बेबी फेस का मुंह खुला का खुला रह गया। वाह, हे भगवान, वो महिला तो कमाल की है। उसने बिना पलक झपकाए अपनी ही कार में आग लगा दी। अगर उसका भाई इतनी फुर्ती से हरकत न करता तो शायद वह उन्हें भी उसी आग में जला देती। उस आदमी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। टिमटिमाती आग की रोशनी में उसके सुंदर चेहरे पर एक शांत, उदासीन चमक दिखाई दी। चैप्टर 7, राख में नष्ट हो जाओ। दिमाग का इस्तेमाल करो। उसने हाथ बढ़ाकर उस मासूम चेहरे वाले आदमी के सिर पर थपथपाया। बॉस, क्या चल रहा है? एक हट्टा कट्टा, अधेड़ उम्र का आदमी अपनी मजबूत भुजाओं को दिखाते हुए आगे बढ़ा। कुछ नहीं। वह आदमी कुछ पल के लिए जाती हुई वैन को देखता रहा, फिर नजरें हटा लीं। वह लड़की थोड़ी अजीब थी, उसने हल्के से कहा। लगता है उसे होश आने में थोड़ा समय लग रहा है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बॉस, क्या आप कह रहे हैं कि वह लड़की अपनी महाशक्तियों के जागृत होने की प्रक्रिया के बीच में है? हे भगवान, एक महाशक्ति को जगाने के साथ साथ ज़ॉम्बीज़ की भीड़ का नेतृत्व करने की क्षमता।
क्या उसे इसके खत्म होने तक कहीं सुरक्षित जगह पर छिप नहीं जाना चाहिए? ये सुनकर उस हटे कट्टे आदमी की आंखें चमक उठीं। बॉस, आपका मतलब है कि वह लड़की एक होनहार महाशक्ति उपयोग करता है? तो फिर हमें उसे अपने पास ही रखना चाहिए था और अपनी टीम में भर्ती कर लेना चाहिए था। उस आदमी के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह तो बहुत पहले ही जा चुकी है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? ओह, ठीक है। हटे कट्टे आदमी ने अपना सिर खुजाया, उसके चेहरे पर पछतावे के भाव थे। कितनी अफसोस की बात है, हमने एक बेहतरीन प्रतिभा को हाथ से जाने दिया। अगर कभी उससे दोबारा मुलाकात हुई तो हम यह मौका नहीं चूक सकते। मुझे तो बस यही हैरानी होती है कि क्या हम उसे कभी दोबारा देख पाएंगे, उस हटे कट्टे आदमी ने बुदबुदाते हुए कहा। जिले के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए वह व्यक्ति मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जले हुए वाहनों की आग धीरे धीरे तेज बारिश से बुझ रही थी। उनके पीछे सड़ते हुए शवों की भीड़ उमड़ती हुई आ रही थी। वे कारों के मलबे के चारों ओर डोलते हुए बाढ़ की तरह बाहर निकल रहे थे। वे और समय बर्बाद नहीं कर सकते थे। उस आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। सब लोग गाड़ियों में बैठ जाए, हम अगले स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर बाद दो काली जीपें आगे निकल गईं, उनके पीछे 3 या 4 मिनी बसें थीं और काफिला रुइहुआ जिले से तेजी से निकल गया। मुझे थैली से बर्फ दो। बहन, अब हम कहाँ जा रहे हैं? एजिया सुपरमार्केट के लिए, जीनिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। एजिया सुपरमार्केट? ओह, क्या ये वही है जहां आंटी काम करती हैं? हाँ, जीनिंग ने एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रखा और दूसरे हाथ से अपने माथे पर बर्फ दबाए। बहन, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। सोंग केक्सिन ने झटपट बर्फ उठाए और जीनिंग को पकड़ाते हुए पूछा, अब कैसा लग रहा है? मुझे सड़क पर नज़र रखने में मदद करो, जीनिंग ने राहत की सांस लेते हुए कहा। मेरी नज़र धुंधली हो रही है। बहन, क्या तुम्हें यकीन है कि इतने तेज बुखार में तुम ठीक रहोगी? सोंग केक्सिन ने घबराते हुए पूछा। शायद हमें आगे वाले अस्पताल जाना चाहिए। जियानिंग का सिर भारी और धुंधला सा महसूस हो रहा था, लेकिन उसने खुद को सतर्क रहने के लिए मजबूर किया। हम अस्पताल नहीं जा सकते। इस समय अस्पताल ज़ॉम्बी की जादुई दुनिया बन चुके थे, विश्वविद्यालय परिसर से भी कहीं अधिक भयावह। बहन, सोंग केक्सिन की आवाज़ कांप उठी। क्या हो रहा है? क्या ये चीज़ें ज़ॉम्बी हैं? मैंने तो इन्हें सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। पूरी दुनिया बदल गई है, शीनिंग ने धीमी आवाज़ में कहा। अगर आप मरना नहीं चाहते तो आपको इस नई वास्तविकता के अनुरूप ढलना होगा। रोना बंद करो। क्या तुम्हें जीवन रक्षा का नियम याद है? प्राकृतिक चयन, योग्यतम की उत्तरजीविता। इस दुनिया में आपको अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलना होगा। पर्यावरण आपके लिए नहीं बदलेगा। अगर आप खुद को ढाल नहीं सकते तो आपकी मौत हो जाएगी। या तो तुम्हारा पुनर्जन्म आग की लपटों में होगा या तुम राख में नष्ट हो जाओगे। इनमें से क्या होगा? सोंग केक्सिन ने आंसू रोकने की कोशिश की और अपने निचले होंठ को इतनी जोर से काटा कि वह कांपने लगा। मैं डरी हुई हूँ। जियानिंग ने उसकी ओर देखा और उसके सिर पर थपथपाया। डरो मत, आगे बढ़ने का हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। बस थोड़ा मुश्किल होगा, बस इतना ही। जब हालात शांतिपूर्ण थे तब लोग अक्सर ऑनलाइन शिकायत करते नजर आते थे कि जीवन कितना कठिन है। अब उन्हें सच्चाई पता चल जाएगी। ये सचमुच बहुत कठिन है। जियानिंग मुड़ी और अपनी चचेरी बहन को हल्की सी मुस्कान दी। लेकिन हमारे पास और क्या विकल्प है? चैप्टर 8, व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम जैसा है। पूरी दुनिया एक भयानक कालकोठरी में प्रवेश कर गई है। जीनिंग ने कंधे उचकाते हुए कहा। मैं इसे कैसे समझाऊं? समय के साथ आपको धीरे धीरे इसकी आदत हो जाएगी। सोंग केक्सिन झुंझलाहट से हंस पड़ी। बहन, तुम पहले ऐसी नहीं थीं। मेरी चचेरी बहन इतनी अलग क्यों दिखती है? उसकी चचेरी बहन एक आलसी, कलात्मक लड़की हुआ करती थी, जो हमेशा भावुक हो जाती थी और स्कूल में उदास घूमती रहती थी। वह अब अपनी हर बात और हर काम में इतनी व्यवहारिक और यथार्थवादी क्यों हो गई है? इतनी भयावह स्थिति का सामना करते हुए भी वह कैसे हंस सकती है? और मजाक भरे लहजे में मुझे दिलासा भी दे रहे हो। ये पहले अकल्पनीय होता। सर्वनाश की शुरुआत में एक कलात्मक लड़की को तो कंबल ओढ़कर कांपते हुए डर के मारे मर जाना चाहिए था, है ना? जियानिंग एक पल के लिए रुक गई। सच कहूं तो सर्वनाश में 20 साल जीवित रहने के बाद वह लंबे समय से भूल चुकी थी कि उसका अतीत कैसा था। हाँ, मेरे चचेरे भाई को जिस तरह से मैं अब हूं वह काफी अजीब लगता होगा, है ना? बहन, 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 आगे आने वाले ज़ॉम्बी से सावधान रहो। सोंग केक्सिन की चीख ने जीनिंग के भटकते विचारों को वापस खींच लिया। उसने झट से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और मिनीवैन बड़ी मुश्किल से 2 हिलते डुलते सड़ते हुए शवों के पास से गुजरी। सोंग केक्सिन ने राहत की सांस ली। हे भगवान, बहन, तुम बस गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। मैं अब तुमसे बात नहीं करने वाली। ठीक है, सड़क पर नज़र रखने में मेरी मदद करो। जीनिंग को भी पसीना आ गया। बहन, तुम्हारा चेहरा अब उतना लाल नहीं लग रहा है। कैसा महसूस कर रही हो? ऐसा लग रहा है कि मुझे पहले जितनी गर्मी नहीं लग रही है।
जीनिंग ने देर से महसूस किया, उसके दिल में खुशी की एक झलक उठी। भगवान का शुक्र है, महाशक्तियों का जागरण शायद अपने अंतिम चरण में है। एक बार जब मेरे शरीर में लगातार हो रही जलन बंद हो जाएगी और मेरी दृष्टि साफ हो जाएगी, तो मुझे एजिया सुपरमार्केट से मां को बाहर निकालने का और भी अधिक आत्मविश्वास होगा। आगे बाईं ओर मुड़ो। सोन केक्सिन ने अचानक अपना सिर घुमाया और खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना चेहरा सटा लिया। बहन, लगता है चौराहे पर कुछ लोग गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाती, उसने अपनी बहन को देखा, जिसका चेहरा ठंडा और उदासीन था। उसने गैस पैडल को पूरी तरह से दबा दिया, जिससे सड़क के बीच में खड़े युवक को लगभग टक्कर लग गई। मिनीवैन लोगों के बीच से तेजी से निकल गई और सोन केक्सिन को उनके अपशब्दों की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही मदद कर सकते हैं। अभी हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता खुद को बचाना है। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही हम दूसरों की मदद करने के बारे में सोच सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए जीनिंग ने नौसिखिया सोन केक्सिन को समझाया, जिंदा रहने का पहला नियम, अजनबियों को यूं ही बिना सोचे समझे गाड़ी में मत बिठाओ। टीवी शो में तो ये सब दिखाया जा चुका है। अनजान लोगों को गाड़ी में बिठाने का नतीजा अक्सर अच्छा नहीं होता। या तो तुम एक कृतघ्न कमीने को चुनोगे या फिर एक पाखंडी भोले भाले व्यक्ति को। समझ गए? नवोदित सोन केक्सिन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। ओह, मैं तुम्हें जो कुछ भी सिखा रहा हूं उसे दिल से समझो। एक कान से सुनकर दूसरे कान से मत निकालो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करो। बहन, मैं बेवकूफ़ नहीं हूं, मैं सुन रहा हूं। जीवित रहने का दूसरा नियम, जब आपका सामना हर तरह के राक्षसों से हो तो डरो मत और बिल्कुल भी भागो मत। बस जाओ और समाजवादी लोहे की मुट्ठी से उन पर वार करो। उन्हें तब तक मारो जब तक वे तुम्हें अपना पिता न कहने लगें, और बस बात खत्म। गीत केक्सिन। हे भगवान, मेरे चचेरे भाई को क्या हो गया है? क्या उसमें कोई आनुवंशिक उत्परिवर्तन या ऐसी ही कोई समस्या थी? उसे याद आया कि उसकी चचेरी बहन पहले कभी इतनी दृढ़ता से बोलती या व्यवहार नहीं करती थी। उनकी यादों में बसी चचेरी बहन अभी भी वही कोमल लड़की थी जिसकी चोटी होती थी, जो सोफे पर लेटकर कलात्मक रोमांटिक फिल्में देखती थी और आंसू पोंछती थी। जैसे ही मिनीवैन एजिया सुपरमार्केट के एक साइड गेट पर अचानक जोरदार आवाज़ के साथ रुकी, सोन केक्सिन ने चुपके से अपना सिर घुमाया। तुम गाड़ी में लेट जाओ और हिलना मत। दरवाजे बंद कर दो, कोई आवाज़ मत करना। मैं अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ और फिर उन्हें नीचे ले आऊँगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सोन केक्सिन ने घबराकर उसे पकड़ लिया। ऊपर जाना खतरनाक है, तुम संभल कर रहो और यहीं रहो। मैं 20 मिनट में नीचे आ जाऊंगा। चैप्टर 9, घुसपैठ भाग 1। जिया निंग एजिया सुपरमार्केट के बगल वाले प्रवेश द्वार से पीछे की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी। उसने कोने में छिपी 2 सड़ी हुई लाशों को झट से निपटाया, अपने हाथ में एकदम सही लगने वाली लंबी तलवार उठाए और रेंगते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंच गई। उसकी माँ दूसरी मंजिल के गलियारे के अंत में स्थित वित्त कार्यालय में होनी चाहिए। उसे अपनी माँ को तुरंत बाहर निकालना था, इससे पहले कि बहुत सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो जाएं। वह नहीं चाहती थी कि उसका पिछला जीवन उसके जीवन की तरह दोहराया जाए, जब वह कई दिनों तक सुपरमार्केट में फंसी रही और जब तक मदद पहुंची तब तक उसकी माँ को बचाना नामुमकिन हो चुका था। जैसे ही जीनिंग मालवाहक लिफ्ट के पास से गुजरी, उसके दरवाजे सरक कर खुल गए। गर्जन। एक हेलमेट पहने एक ज़ॉम्बी लड़खड़ाते हुए बाहर आया। उसका शरीर डगमगा रहा था, लेकिन जीनिंग ने एक ही जोरदार वार से उसे मार गिराया। वह गलियारे के अंत की ओर भागी, अपनी सांसों को स्थिर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। 4-5 ज़ॉम्बी दफ्तर के दरवाजे पर जमा थे और अपने लंबे नाखूनों से उसे खरोंच रहे थे। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत तेजी से घट रही है। दर्जनों लोगों से घिर जाना एक आपदा होगी। मेरी वर्तमान ताकत के साथ मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं बच पाऊंगा। जिया निंग ने कुछ ही वार में एक को बड़ा ज़ॉम्बी को ढेर कर दिया, फिर झट से दूसरे को गलियारे के पार लात मारकर फेंक दिया। इससे पहले कि ज़ॉम्बी अपने पैरों पर खड़ा हो पाता, जीनिंग दौड़कर आए और अपनी तलवार उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से में घुसा दी, जिससे पल भर में उसका अंत हो गया। उसने बाकी बचे तीनों को भी उतनी ही तेजी से निपटा दिया और शोर को कम रखने की पूरी कोशिश की ताकि और कोई राक्षस आकर्षित न हो। आखिरी ज़ॉम्बी से निपटने के बाद जीनिंग को अपनी बाहों में दर्द महसूस होने लगा और थकान की लहर उस पर छा गई। उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। ये सामान्य है। प्रलय से पहले इस शरीर को हद से ज़्यादा लाड़ प्यार दिया गया था। यह एक सरल, नीरस जीवन था, 2 बिंदुओं के बीच आना जाना। जिम क्लास में कुछ चक्कर लगाने और कभी कभार तैराकी या वॉलीबॉल खेलने के अलावा मेरा कोई शारीरिक प्रशिक्षण नहीं था। अगर मेरे पिछले जीवन के युद्ध के अनुभवों और प्रहार करने के सबसे तेज और आसान तरीकों की जानकारी न होती तो मेरा शरीर अब तक जवाब दे चुका होता। खटखट। जीनिंग ने दरवाजे पर धीरे से दस्तक दी। माँ, उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए फुसफुसाया, क्या आप अंदर हैं? कृपया कुछ बोलिए। दरवाजे के पार से उसे अंदर से हल्की हल्की हलचल और बहस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शाओनिंग।
यह मेरी शाओनिंग है। तुम मुझे क्यों रोक रही हो? मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरी बेटी यहाँ है। क्या तुम पागल हो सोंग युआई? अगर तुमने अभी वो दरवाज़ा खोला तो तुम हम सबको मौत के मुंह में भेज दोगे। बाहर ढेर सारे राक्षस जमा हैं। क्या तुम हम सबको मरवाना चाहते हो? हनी, मम्मी आ रही हैं। सोंग युआई ने अपने रास्ते में खड़ी अधेड़ उम्र की महिला को धक्का देकर हटा दिया और घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के हैंडल को छुआ, सूट पहने एक आदमी बगल से दौड़कर आया और उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। अधेड़ उम्र की महिला चीखी, शाओ चेन, शाओ ली, मेरी मदद करो, इसे पकड़ कर रखो। क्या तुम पागल हो गए हो? कई लोगों ने सोंग युआई के हाथ और सिर को पकड़ लिया और उसे एक कोने में धकेल दिया जहां वह 1 इंच भी हिल नहीं सकती थी। सोंग युआई ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। शाओ चेन, मुझे जाने दो। मेरी बेटी बाहर है। वहां के राक्षस जिसे भी पकड़ेंगे उसे खा जाएंगे। मेरी बेटी इतनी दुबली पतली है, वह उन चीज़ों से कैसे लड़ पाएगी? मुझे अपनी बेटी को बचाने जाना होगा, अभी इसी वक्त। मालिक, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते। बिल्कुल नहीं खोल सकते। अगर हमने इसे खोला तो हम मर जाएंगे। अधेड़ उम्र की महिला चीखते हुए बोली। जियानिंग ने अपने उग्र गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की। मैंने बाहर के सारे काम निपटा दिए हैं। दरवाज़ा खोलो। मैं बस अपनी माँ को लेने आई हूँ और चली जाऊंगी, और कुछ नहीं। मुझे इन दूसरे लोगों के साथ जो भी हो उसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरी माँ इस जीवन में मेरे साथ जरूर आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आप सच कह रहे हैं? सूट पहने उस आदमी ने अपना कान दरवाजे से सटाकर सुना। उसने ध्यान से सुना, लेकिन ये सच था, उसे बाहर से आती हुई कोई भी तेज आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। चैप्टर 10, दरवाज़ा तोड़ना 2। उसकी बात पर विश्वास मत करो बॉस। अधेड़ उम्र की महिला चीखी। वह अकेले उन राक्षसों को कैसे हरा सकती है? वह तो बस हमें धोखा देकर दरवाज़ा खुलवा रही है। मैनेजर, वो बाहर सचमुच बहुत शांति है, सोंग युआई की बाँह पकड़े हुए एक युवक ने धीरे से कहा। सोंग युआई ने अपनी गर्दन झुकाकर ध्यान से सुना और बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। खटखट खटखट। जीनिंग ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी, उसका धैर्य अब जवाब दे रहा था। अगर तुम नहीं खुलेगे तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। ज़्यादा शोर मचाने और ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ को आकर्षित करने के लिए मुझे दोष मत देना। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, जीनिंग ने अपनी तलवार नीचे की ओर चलाई और उसकी नोक दरवाजे को भेद गई। अंदर मौजूद लोग चौंक गए, उनके चेहरे पीले पड़ गए। अकाउंटेंट सोंग, आपकी बेटी दरवाज़ा कैसे तोड़ सकती है? क्या वह सबकी सुरक्षा की बिल्कुल अनदेखी कर रही है? बॉस, शायद हमें दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर आने देना चाहिए। अगर दरवाज़ा टूट गया तो हमारे पास उन राक्षसों से बचाव का कोई तरीका नहीं बचेगा। सूट पहने हुए आदमी का चेहरा गंभीर था, उसकी घनी बाहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। उसने मुड़कर सोंग युआई की ओर देखा, जिसे मैनेजर वू ने दीवार से सटाकर पकड़ रखा था। तुमने वाकई एक बेहतरीन बेटी की परवरिश की है। अधेड़ उम्र की महिला ने ताना मारा। वू होन, तुम पहले की तरह ही स्वार्थी हो, सोंग युआई ने पलटवार करते हुए कहा। अगर तुम्हारा बेटा बाहर होता तो तुम दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ पड़ते। गुस्से से भरे चेहरे के साथ अधेड़ उम्र की महिला ने अपनी झुंझलाहट निकालने के लिए सोंग युआई को पीटना शुरू कर दिया। तुम किसे स्वार्थी कह रही हो? कौन? उनके पीछे से अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। जब सोंग युआई और अन्य लोगों ने ऊपर देखा तो उनका खून जम गया। उन्होंने देखा कि कोने में चुपचाप बैठा हुआ लोडर अचानक उछल पड़ा और उसने शियाओली के कंधे की हड्डी में अपने दांत गड़ा दिए। चबाने की आवाज़ सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। जल्दी करो, इसे बांध दो। सूट पहने हुए आदमी ने कांपती हुई आवाज़ में चीख मारी, फिर मुड़ा और दरवाजे की ओर भागा, उसका तोंद उछल रहा था। उस आदमी की चीखों से आकर्षित होकर लोडर ज़ोंबी ने जियाओली को, जिसे उसने कई बार काटा था, नीचे गिरा दिया और सूट पहने हुए आदमी पर झपटा। पलक झपकते ही उस आदमी ने वू हॉन को दरवाजे के पास से पकड़ा और उसे ज़ोंबी की ओर धकेल दिया। मैनेजर वू ने खौफनाक चीख मारी और लड़खड़ाते हुए लोडर ज़ॉम्बी की बाहों में जा गिरी। इससे पहले कि ज़ॉम्बी पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर पाता, वू हॉन ने बेतहाशा छटपटाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ा लिया। मुड़कर देखा तो सोंग युआई दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि उसकी आंखों में एक क्रूर चमक दिखाई दी। अचानक दफ्तर के दरवाजे पर कई भारी प्रहार हुए और कुछ ही क्षणों में वह टूटी हुई लकड़ी के ढेर में बदल गया। जैसे ही शीनिंग ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर प्रवेश किया, सबसे पहले उसने उस नीच महिला वू हॉन को अपनी मां को पकड़कर ज़ॉम्बी की ओर धकेलते हुए देखा। माँ, जीनिंग ने एक मादा तेंदुए की तरह आगे झपट्टा मारते हुए दहाड़ लगाए। वू हॉन की पीठ पर मुक्कों की बौछार हुई, जिससे अधेड़ उम्र की महिला जोर से चीख पड़ी। अनियंत्रित क्रोध से उबलते हुए जीनिंग ने महिला की गर्दन पकड़ ली, उसका सिर दीवार की ओर किया और उसे आगे की ओर पटक दिया। धड़ाम, वू हॉन गिर पड़ी और उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। लोडर ज़ोंबी चीखा और झपटा और मूर्खतापूर्ण ढंग से खुद को उस ब्लेड की नोक पर घायल कर लिया जिसे जीनिंग ने स्थिर पकड़ रखा था। स्क्वेलच,
ब्लेड ज़ोंबी के माथे को भेदते हुए सीधे उसकी खोपड़ी के पिछले हिस्से से बाहर निकल गया। सूट पहने वह आदमी उस युवती की निर्मम कार्यकुशलता से बुरी तरह भयभीत हो गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और पेट बाहर निकला हुआ था। वह भागने लगा और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि दरवाजे के ठीक बाहर उसका सामना चौड़ी उभरी हुई आंखों वाले एक ज़ॉम्बी से होगा। उसने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद उसकी घरघराहट धीरे धीरे शांत हो गई। माँ, चलो चलें। इतना शोर सुनकर आसपास के सारे ज़ॉम्बी ज़रूर आकर्षित हो जाएंगे। जिया निंग का चेहरा गंभीर था। पुनर्मिलन का समय नहीं था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर भाग गई। नहीं, बाहर मत जाओ। वहाँ हर जगह राक्षस हैं। वहाँ सिर्फ राक्षस ही राक्षस हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।